globalization? We say integration of the world into a big economy, जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे से इंटीग्रेट कर सकते हैं. That means all countries they are sharing. सब जगह borderless economy है, कोई भी कहीं जा सकता है. और हम लोग ने बात की थी कि 5 चीजें जा सकती हैं, that is goods, services, investment, people and technology. So क्योंकि ये सारी चीजें across borders आ जा सकती हैं, that is known as globalization. Why do people move? ये लोग क्यों move करते हैं? Why do people move? In search of better income, better job or better education. Very good. In search of jobs, in search of better education, in search of better opportunities, higher prospects, वो move करते रहते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि people भी move करते हैं. Now there are certain factors that have enabled globalization. और वो क्या क्या? तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो है फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड क्या है? तो सबसे पहले जब हम ट्रेड की बात करते हैं, व्हाट इज ट्रेड? तो ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स is known as trade. When you buy and sell goods, it is known as trade. But when you buy and sell goods between different countries, when you buy and sell goods between different countries, it becomes foreign trade. Now this foreign trade, जो आगे जाके आप पढ़ेंगे, ये होता है bilateral and multilateral. Bilateral trade is when the trade is between two countries, क्योंकि buy का मतलब होता है two. So when trade is between two countries, it is known as bilateral trade. And multilateral trade, so multi means many. So when trade is between many countries, it is known as multilateral trade. जब हम ट्रेड करते हैं तो दो चीजें करते हैं, या तो सामान इंपोर्ट करते हैं या तो सामान एक्सपोर्ट करते हैं. सो बाइंग गुड्स, इसको कहते हैं इंपोर्ट. दैट मीन्स बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. Buying goods from other countries is known as import. And जब आप goods दूसरे देश को बेचते हैं, so selling goods to other countries, इसको कहते हैं export. So when you buy goods from other countries, it is known as import, and when you sell to other countries, it is known as export. तो ये आपका foreign trade था और उससे related important terms थे. So the importance of trade can be stated as, सबसे पहले तो producer को एक opportunity मिलेगी कि वो अपनी domestic market के साथ साथ बाहर की markets में अपना सामान बेच सकता है. बाहर के मार्केट में सामान बेचने का मतलब है कि बाहर के प्रोड्यूसर के साथ वो कॉम्पीट करेगा. कॉम्पीट करने के लिए उसको अपनी क्वालिटी ऑफ गुड्स को इंक्रीज करना पड़ जाएगा, तो क्वालिटी ऑफ गुड्स इंप्रूव हो जाएंगे. साथ साथ कंज्यूमर के पास एक चॉइस बढ़ेगी, उसको ज्यादा अच्छे सामान एट रीजनेबल प्राइसेस मिलने लगेंगे. इससे क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगेगा और नौकरियां मिलेंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी. और क्या होगा, तो उसका जब हम सामान बना के बाहर बेचेंगे तो बाहर का फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बढ़ेगा.
So these are the various ways in which foreign trade is useful to us, और कह सकते हैं कि foreign trade इंटरकनेक्ट करता है मार्केट्स को। कैसे? तो क्योंकि प्रोड्यूसर कॉम्पीट कर सकता है बाहर के लोगों के साथ, प्राइसेस ऑफ गुड्स जनरली सेम रहते हैं, तो सिमिलर गुड्स का सिमिलर प्राइसेस हो जाता है। बस यहाँ इंडियन वैल्यू में होगा, अमेरिका में अमेरिकन वैल्यू में होगा, एंड कस्टमर के पास चॉइस ही चॉइस। दिल मांगे मोर, तो कस्टमर का दिल मांगे मोर, उसको बहुत सारे सामान की डिमांड हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि कौन सा सामान कौन प्रोड्यूस करता है। तो ये फॉरेन ट्रेड था जो हम लोग ने किया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक था फॉरेन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट, जो पहले की गवर्नमेंट्स थी, वो बहुत डरी हुई थी। उनको था कि हम सेल्फ रिलायंट रहेंगे, आत्म सक्षम रहेंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, नहीं तो फिर कोई कंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आएगी और इंडिया पे कब्जा करके बैठ जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो थी वो अपने प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से बचाना चाहती थी, और इसीलिए उसने कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे ऑन फॉरेन ट्रेड। और ये रिस्ट्रिक्शंस जो हम लगाते हैं फॉरेन ट्रेड पे, इसको कहा जाता है ट्रेड बैरियर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स लगाए थे ताकि फॉरेन ट्रेड कम से कम हो, क्योंकि उनको डर था कहीं वापस कोई ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी आएगी और हम पे कब्जा करके बैठ जाएगी। ये जो ट्रेड बैरियर्स हैं, ये ऑब्स्टिकल्स हैं, हिंडरेंसेस हैं जो फॉरेन ट्रेड को होने नहीं देते। ये ट्रेड बैरियर्स दो तरह के हैं, एक को कहते हैं टैरिफ्स, एक को कहते हैं कोटास। ठीक है, एक है टैरिफ्स, दूसरा है कोटास। टैरिफ्स क्या होते हैं? तो टैरिफ्स कहते हैं टैक्सेस। ठीक, तब जब बाहर से कोई सामान इंपोर्ट होता है, उस पे अगर हम टैक्स लगाते हैं तो वो गुड का कॉस्ट बढ़ जाता है, और इसीलिए वो महंगा हो जाएगा और उसकी सेल नहीं हो पाएगी। तो सपोज चाइना का कोई गुड आया जिसकी कॉस्ट ₹100 है, अगर उसमें हमने 30 रुपीज का टैक्स लगा दिया, तो अब उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी 130, यानी वो 30 रुपीज महंगा हो जाएगा। और जब वो महंगा हो जाएगा तो इंडियन कंज्यूमर इंडियन गुड्स जो 100 ही रुपए में मिल रहा उसको लेगा, 130 रुपीज का सामान नहीं लेगा। तो टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स को टैरिफ्स कहते हैं। क्यों लगाया जाता है? ताकि वो गुड महंगा हो जाए और उसकी सेल डिस्करेज हो जाए। दूसरा है कोटास। कोटास क्या है? नंबर स्पेसिफाई किया जाता है कि सिर्फ इतने ही गुड्स मंगाए जा सकते हैं, इससे ज्यादा गुड्स को मंगाना नहीं। So quotas, they specify the number of goods that can be imported. इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि इंडियन कंज्यूमर बाहर से ज्यादा सामान मंगाए और अननेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज का वेस्टेज हो। तो कोटास लगा दिए गए टू स्पेसिफाई कि इतना ही सामान जाना चाहिए, इतना ही सामान आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और आपको पता है कि इंपोर्ट में क्या क्या मंगाते थे? ज्यादातर कैपिटल गुड्स मंगाते थे ताकि मशीन्स और ये सब आ जाए जिससे हमारा प्रोडक्शन हो जाए। पेट्रोलियम मंगाते थे क्योंकि पेट्रोल इंडिया में ज्यादा होता नहीं। साथ साथ टेक्नोलॉजी इनपुट्स मंगाते थे क्योंकि उस वक्त इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारा पहला कंप्यूटर भी बाहर से आया था, बाद में उसको देख के हमने बना लिया था। सो आपको पता है कि आफ्टर 1991
हमारे इंडिया क्योंकि कर्ज में चला गया था, उसको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा था $7 बिलियन का। तो उसकी वजह से 1991 के बाद गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी और उसको ये ट्रेड बैरियर्स को हटाना पड़ा। और इस वक्त इसलिए भी हटाया गया था क्योंकि उन्हें लगा कि अब हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है काफी स्ट्रांग हो चुकी हैं, अब वो फॉरेन सेक्टर से कॉम्पीट कर सकती हैं और अपने आप को और डेवलप कर सकती हैं। इसीलिए ये बैरियर्स को हटाया गया और इन्हीं बैरियर्स को हटाने को कहा जाता है लिबरलाइजेशन। So what is liberalization? Removal of barriers from trade is known as liberalization. Unnecessary restrictions जो गवर्नमेंट ने लगा रखी थी उनको हटाने को कहा जाता है लिबरलाइजेशन, क्योंकि लिबर का मतलब होता है फ्री, तो लिबरलाइजेशन उसी वर्ड से आता है और इसका मतलब होता है कि फ्री कर देना अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। क्यों पहले फॉरेन सेक्टर को बचा के रखा गया? क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी अगर छोटी इंडस्ट्रीज हैं अभी फॉरेन कंपटीशन फेस करेंगी तो ये दब के मर जाएंगे। बाद में हुआ कि अब तो काफी टाइम हो गया, अब काफी टाइम से चल रही हैं, स्ट्रांग हो गई, अब कंपटीशन फेस करेंगी तो और ये ज्यादा डेवलप करेंगी और इनका प्रोडक्शन अच्छा होता जाएगा। तो इसीलिए पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और फिर रिस्ट्रिक्शंस को ओके। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन का क्या असर है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और तरीके से होता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले ऑन कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स पे क्या असर पड़ा? तो उनको फायदा हुआ क्योंकि उनकी चॉइस ऑफ गुड्स इंक्रीज कर गई और दूसरा उनको गुड्स मिलने लगे एट रीजनेबल प्राइसेस, चाहे वो इंडियन गुड्स खरीदे चाहे वो फॉरेन गुड्स खरीदे, उनका चॉइस एक्सपैंड कर गया और सारे गुड्स उनको मिल रहे थे एट रीजनेबल प्राइसेस। सेकेंड है फॉर द प्रोड्यूसर, बिग प्रोड्यूसर, बिग प्रोड्यूसर को कैसे फायदा हुआ? तो कई बिग प्रोड्यूसर्स क्योंकि उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया, अब उनको टेक्नोलॉजी मिल गई, फॉरेन टेक्नोलॉजी मिल गई जिससे उनका प्रोडक्शन प्रोसेस फास्ट हो गया, साथ साथ फॉरेन कैपिटल मिल गया, यानी फॉरेन का पैसा मिल गया जिससे वो अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज को और बढ़ा पा रहे थे। तो उस तरह से वो बढ़ गए और कई बिग प्रोड्यूसर्स MNCs बन गए। Many of the big producers turned into MNCs, जिसमें आपका रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब का नाम आता है। तो ये ऑन कंज्यूमर्स था, ऑन प्रोड्यूसर्स था। अब आता है ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर्स। स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास क्योंकि रिसोर्सेस कम होते हैं तो वो उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि MNC तुरंत में प्राइस भी घटा देता है कि उसका सेल ज्यादा हो जाए, तो ये बेचारे अपना प्राइस घटा नहीं सकते थे, नहीं तो प्राइस घटाते तो और लॉस हो जाता, तो ये कॉम्पीट नहीं कर पाए और इसी वजह से ये पेरिश कर गए, यानी इनको अपना बिजनेस को पहले डिक्रीज करना पड़ा और फाइनली शट डाउन करना पड़ा।
तो ये एक तरह का नेगेटिव इफेक्ट भी है ऑन द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, दैट दे कुड नॉट compete because of lack of technology and lack of capital, and therefore they had to finally close down their business units. The fourth ग्रुप जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो है लेबर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉज, जिसकी वजह से अब जिन लेबर्स को परमानेंट जॉब्स मिलती थी अब उनको मिल रही थी टेम्पररी जॉब्स, यानी उनकी जॉब सिक्योरिटी खत्म हो गई थी। यानी जब काम होता था तो उनको नौकरी पे रखा जाता था और जब काम नहीं होता था तो उनको हटाया जा सकता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉज, जिसकी वजह से जो परमानेंट जॉब्स थी वो टेम्पररी बन गई। दैट मीन्स द वर्कर डिड नॉट हैव एनी जॉब सिक्योरिटी। दूसरा क्या हुआ, एमएनसीज चाहते हैं कि प्रोडक्शन का कॉस्ट कम से कम हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए वो रॉ मटेरियल का दाम तो कम नहीं कर सकते, कुछ और तो कम नहीं कर सकते, तो ज्यादातर क्या करते, लेबर की वेजेस को ही काट देते हैं। सो लो वेजेस, ये अलग प्रॉब्लम थी जो लेबर्स को फेस करनी पड़ रही थी कि उनकी वेजेस बहुत कम हो गई थी। और थर्ड उनके पास जो प्रॉब्लम थी वो था लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, क्योंकि लेबर को तनख्वाह कम मिल रही थी, उसको अपनी फैमिली चलाना था, अब वो लंबे टाइम तक काम करने के लिए कंपेल था। तो दिस वाज द बिगेस्ट डीमेरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि उसने लेबर की सिचुएशन को और वर्स कर दिया है।